Now let's discuss the theory of natural selection given by Darwin for the evolution, so which is also known as the Darwinism. So let's discuss the Darwinism or Darwin's theory of natural selection. आप नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जो इवोल्यूशन, इनके हिसाब से जो इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन के चलते जो मॉडर्न डे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर नेचुरली सेलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द ड्यू कोर्स ऑफ द evolution. Darwin, he was a very popular accomplished naturalist, and he had done a lot of work in the field of evolution, and he was basically inspired by publication of Malthus, ठीक है, which was written, that is the essay on population, और उसको पढ़ने के बाद उन्होंने जो है ये theories of natural selection दिया. He gave some postulates. Actually Darwin, he set out for a voyage for around 5 years, ठीक है, at the age of 22 years, and he went out for he made his voyage in the regions of America, South America, and the islands of its coasts, right? And वहाँ से he collected many samples and brought it back to his home, that is at England, and वहाँ पे he performed his studies for later for the many years. और for that voyage he set out for that voyage around for 5 years, ठीक है, from the year 1831 to 1836 in a ship, that is the name of the ship is HMS Beagle or Beagle, right, BEAGLE, Beagle. इन्होंने जो है he covered the area of South America and its islands of its coasts, ठीक है. और वहाँ से मैंने बताया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल सेलेक्ट किए, सैंपल कलेक्ट किए, एंड ही परफॉर्म्ड हिज इवोल्यूशनरी स्टडी, ठीक है. ही ऑल्सो ही परफॉर्म्ड हिज स्टडी इन द रोल ऑफ द एर्थवॉर्म्स इन सॉइल फर्टिलिटी. तो कुछ बहुत सारे उनके स्टडीज हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं. तो उन्होंने फिर क्या किया, आफ्टर द परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स, he wrote a book, and gave the theory of natural selection along with the another scientist, that is Alfred Wallace, in the year 1859. 1859 में उन्होंने एक बुक लिखी, The Origin of Species. और इस बुक में उन्होंने along with Alfred Wallace he gave some postulates, ठीक है. What are those postulates? Let's discuss. So let's discuss the postulates, or you can say postulates, or you can say the concepts, basic concept of the Darwin's theory of natural selection. The first postulate is that the population increases in terms of geometric manner. Actually क्या होता है, उन्होंने जो स्टडी करी थी उसमें देखा कि जो पॉपुलेशन होता है इट इंक्रीजेज बहुत ही फास्ट रेट पे इंक्रीज होता है. तो पहला पोस्टुलेट दिया था कि पॉपुलेशन इंक्रीज इज जियोमेट्रिक. जियोमेट्रिक मीन्स it will increase in terms of 2 into 2 into 2 into 2 like this into 2. तो कितना होगा अगर 2 into 2 into 2 into 2 into 2 करेंगे, and so on. So this is the rate at which the population will increase. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज पैरामीशियम. पैरामीशियम जो होता है it is an unicellular protozoan और it divides in 24 hours. So it takes 24 hours to divide into 2 data cell, ठीक है.
एक पैरामीशियम को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया टेक्स 20 मिनट्स टू डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। तो आप सोच रहे हो कि एक बैक्टीरिया सेल को डिवाइड होने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, एक पैरामीशियम को डिवाइड होने में 24 घंटे लगते हैं, यानी कि एक दिन लगता है। अगर इस तरीके से डिवाइड करते रहेंगे तो विद इन फ्यू मंथ्स their number will reach in millions of the number, billions of the number, few months। लेकिन ऐसा नहीं है, there some organism will die। उनमें से कुछ पैरामीशियम, कुछ बैक्टीरिया, उनकी डेथ भी हो जाएगी ड्यू टू नॉट बीइंग कंपैटिबल अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। लेकिन जो जिंदा रहेंगे, जो सर्वाइव करेंगे, क्या होंगे? दे विल कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग, दे विल कीप ऑन सर्वाइविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। इन दिस वे आप देखोगे कि अगर यही रेट इनकी कंटिन्यूअसली जारी रहेगी, इसी जियोमेट्रिक रेट से, इसी जियोमेट्रिक तरीके से अगर ये ग्रोथ करते रहेंगे तो क्या होगा? करीब 2 से 3, 4, 5 सालों के अंदर द एंटायर अर्थ विल बी कवर्ड बाय बैक्टीरिया और पैरामीशियम ओनली। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि एंटायर अर्थ पे ह्यूमन बीइंग भी हैं और डिफरेंट एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो हाउ दिस इज पॉसिबल? क्यों? क्योंकि दूसरा रीजन क्या होता है कि द फूड सोर्सेज, द स्पेस टू लिव, the space availability is limited. So second postulate which he gave is that food resources and space availability is limited। अब लिमिटेड फूड रिसोर्सेज हैं और ऑर्गेनिजम्स इतने ज्यादा हो गए, इतने सारे पैरामीशियम हो गए, तो हर एक पैरामीशियम को क्या है? फूड चाहिए। फूड जब उसको मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, तभी तो वो रिप्रोड्यूस करेगा। अगर फूड ही नहीं मिलेगा, एनर्जी ही नहीं मिलेगी, तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो रिप्रोडक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता, उनका नंबर बढ़ेगा ही नहीं। तो इसके चलते ये जो फूड रिसोर्सेज हैं और ये स्पेस जो है, अब स्पेस तो लिमिटेड है। अब एक स्पेस पे, इतनी जगह पे मैं खड़ी हूं, ये स्पेस मान लो मेरे लिए लिमिटेड कर रखा है, यहाँ पे कोई दूसरा इंसान आके तो खड़ा नहीं हो सकता, तो हमारे बीच में क्या होगा? आगे स्ट्रगल होगा। लेकिन पहले हम स्ट्रगल के पहले हम इसको देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फूड रिसोर्सेज हैं, दे विल बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर, है ना, एंड दे विल हेल्प इन स्टॉपिंग, दे विल हेल्प इन चेकिंग द ग्रोथ ऑफ these microorganisms like पैरामीशियम द बैक्टीरिया। हम यहाँ पे पैरामीशियम और बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेके पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो फूड रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि इनकी ग्रोथ नहीं होगी, फूड रिसोर्सेज की ग्रोथ होगी। स्पेस तो लिमिटेड है पूरे एंटायर यूनिवर्स में, अर्थ पे, लेकिन फूड रिसोर्सेज की ग्रोथ होती है, बट इनकी ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक मैनर। अरिथमेटिक ग्रोथ इज देयर, ठीक है। यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, हियर इज अरिथमेटिक ग्रोथ, मीन्स ऐसे होता है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 आप करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। लेकिन 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करें तो आपने कितना हो गया? 32। तो आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो दिस postulate, this second criteria, this second concept, it will help in checking the growth, checking the number of the organism। थर्ड क्या होगा? अब इतना ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इतना ही लिमिटेड फूड रिसोर्स है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इतने ज्यादा हैं, तो क्या होगा? उनके बीच में स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल होगा किस लिए? टू गेट द फूड। सो द थर्ड पोस्टुलेट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस। तीसरा पोस्टुलेट क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब इसमें क्या होगा? द वन हु इज स्ट्रॉन्गर इट विल सर्वाइव, ठीक है। अब स्ट्रगल जो होता है इट मे बी इन वेरियस वेज। स्ट्रगल में आकर विद इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, जिसको बोलते हैं इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल। स्ट्रगल में अकर विद इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट जीनस। और ये स्ट्रगल क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रिडेशन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म विल फीड अपॉन द अनदर ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म विल फीड अपॉन द अनदर ऑर्गेनिज्म। लाइक
जो मैंने पहले बताया इंट्रा स्पेसिफिक, फर्स्ट स्ट्रगल है इंट्रा स्पेसिफिक। इसमें क्या हो रहा है कि एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में स्ट्रगल हो रहा है। जैसे मान लो लायन को ले लो, सपोज देयर इज अ पीस ऑफ मीट, सो देयर कुड बी द स्ट्रगल बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द लायन स्पीसीज। पहले लायन उसको खाएगा, फिर लॉयनेस उसको ट्राई करेगी, फिर कब विल ट्राई टू ईट देम, तो इनके बीच में स्ट्रगल होगा। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ द स्ट्रगल इज इंटरस्पेसिफिक। Interspecific means the struggle between the organism of two different species. अब lion belongs to one species and dog is belonging to the another species. So lion can prey, lion can feed upon the dog. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? It is related with the predation. Lion जो है वो dog का शिकार कर रहा है, predation. It is related with the predation. Third type of the स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज एनवायरमेंटल। कई बार एनवायरमेंटल कंडीशन के चलते जो है कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन किन्हीं ऑर्गेनिजम्स के लिए सुटेबल होती हैं और कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन किसी दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स के लिए सुटेबल होती है। तो जिनके लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशन सुटेबल होंगी दे कैन स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड दे विल सर्वाइव, बट द ऑर्गेनिज्म फॉर दोज द एनवायरमेंट इज नॉट सुटेबल, दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट struggle and they will not survive. So the third concept क्या था कि the struggle for existence is there. Third is अब ये जो struggle होता है ये कैसे होता है? struggle के लिए they need to develop some variation. They need to develop some variation, some high quality variation में क्या होता है? कुछ नए ट्रेट्स, नए कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं और वो कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं which is responsible for making them efficient to struggle in that particular environment. तो स्ट्रगल करने के लिए क्या होता है? इनमें कुछ वेरिएशन आएंगे, कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, कुछ ट्रेट्स इंक्लूड होंगे एंड दीज वेरिएशंस मे बी ऑफ टू टाइप, दे मे बी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन और दे मे बी डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। तो फोर्थ इज वेरिएशंस। वेरिएशंस कैसे हो सकते हैं? वेरिएशंस दे मे बी कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस वेरिएशन और they may be discontinuous variation. Continuous variation क्या होता है कि it is slow because it arises due to the recombination, sexual recombination होता है during the meiosis. तो ये slow process है, ये slow होता है and it arises due to recombination. But the discontinuous variation it occurs suddenly. So it is a sudden variation and which arises due to mutation. मतलब suddenly कोई change होता है genetic constitution में which is also known as mutation. तो such type of variation, so any change caused due to such type of change is known as the discontinuous variation. So the variations they will occur in the organism's body. After that what happens? The natural selection and the survival of fittest. Natural selection and the survival of fittest. इसका मतलब क्या हुआ कि अब नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है? जिनमें वेरिएशन हुआ, जिनमें वो यूजफुल कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स डेवलप हुए which are capable of to struggle in the particular environment, struggle for their existence. These characters they will help the organism to survive in the particular environment and later on they will be inherited, है ना? तो due to these variation caused in the organism's body, nature will select them. अब nature किसको select करता है? Nature will select those organisms which are the fittest to survive in that particular environment. And which organisms are fittest to survive in those particular organisms which are selected by the nature. So these are interrelated. नेचर उन्हीं ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा, उन्हीं ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा विच आर फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल। क्यों? क्योंकि उनमें वेरिएशन हुआ है। ठीक है। अब
why these organisms are fittest for survival? Because nature has selected them. तभी तो नेचर ने उनको सेलेक्ट किया है, बिकॉज दे हैज द वेरिएशन विच आर रिस्पॉन्सिबल to make them struggle to make them strong, to make them capable for struggling in that particular environment. So nature, the 5 postulate was that ki natural selection, and nature will select the organisms which are fittest for the survival. उसके बाद क्या होगा, अब जो जिस कैरेक्टर के चलते, जिस वेरिएशन के चलते ये जो है ऑर्गेनिजम्स जो सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट हुए, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी इनहेरिटेड इन द नेक्स्ट कमिंग जनरेशन. सो इन दिस वे द इनहेरिटेंस ऑफ द यूजफुल वेरिएशन विल टेक प्लेस. सो नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन. और ये वेरिएशंस जो हैं दे विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी फॉर डिफरेंट generations, and later on they will give rise a new species which is also known as speciation. So finally the speciation occur, that is the formation of a new species will take place. So these are 7 postulates, these are the basic concepts of Darwin through which he described the evolution, how the evolution occur in the organism. Next we will discuss the origin of life on earth, and we will discuss the modern concept, modern theories. Next I am going to discuss about the origin of life on earth, or origin of life on earth. For this particular reason, there were many scientists who performed many experiments, but here I will discuss only the modern theories. And the modern theories includes the theory of Oparin and Haldane theory. A.I. Oparin, who was a Russian scientist, and the Haldane, he was an English scientist, and later he accepted the Indian nationality. So I will discuss the modern theory, and the modern theory of A.I. Oparin and J.B.S. Haldane. मैंने बताया Oparin is a Russian scientist and Haldane is an Englishman, but he also got the Indian nationality. इन्होंने according to them, इनकी थ्योरी को मेटेरियलिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है. द A.I. Oparin and J.B.S. Haldane theories is also known as materialistic theory. इनके हिसाब से the life originated upon the earth by a long series of physico-chemical changes, and which is brought about by gradual evolution of first inorganic and then organic compounds, which results in the formation of protoplasm. तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल शब्दों में हम अगर बात करें, साधारण शब्दों में, कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ओरिजिनेट हुई थी. इनके हिसाब से क्या था, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी? पहले अर्थ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ करते थे. अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे? वो भी 3 फेज में उन्होंने मतलब वो ओरिजिनेट हुए. पहले एटम आया, फिर मॉलिक्यूल आए, है ना, एटॉमिक फेज आया, फिर मॉलिकुलर फेज आया, फिर फॉर्मेशन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विल अकर, जिसको कि उन्होंने क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म, राइट. तो अकॉर्डिंग टू देम द लाइफ, ये भी कह सकते हैं कि लाइफ ओरिजिनेटेड बायोजेनेटिकली फर्स्ट, then biogenetically ever since. So you write this quote: according to them, life originated on earth abiogenetically first, and
than biogenetically ever since. पहले ए बायोजेनेटिकली डेवलप हुआ और उसके बाद हमेशा क्या हुआ, वो लाइफ किस फॉर्म में हो गया, बायोजेनेटिक फॉर्म में. नाउ एआई ओपेरिन और जेबीएस हेल्डेन के जो थ्योरी था, दैट थ्योरी वाज वेरीफाइड बाय स्टैनले व्हीलर एंड H.C. Urey by performing an experiment. They took an apparatus. They set up an apparatus with the help of glass tubes and the flasks. और उन्होंने उसमें एक प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया. He took हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर. वाटर वेपर के लिए उन्होंने क्या किया कि बॉइलिंग वाटर के थ्रू जो वाटर वेपर आ रहा था उसको उन्होंने इसमें कलेक्ट किया. अब उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ में जो थंडरिंग होती थी, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स होते थे, थंडरिंग को क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगाया थ्रू विच दे गिव द इलेक्ट्रिक स्पार्क. अब उसके बाद उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करीब 7 days यानी कि 1 week तक परफॉर्म किया. अब जो भी यहाँ पे केमिकल फॉर्म हो रहा था, उस केमिकल को उन्होंने कंडेंसर के थ्रू पास किया. ठीक है, ये केमिकल जो फॉर्म हुआ उसको कंडेंसर के थ्रू पास किया और बाद में जब इस केमिकल का एनालिसिस किया गया, जो केमिकल यहाँ आकर के इस यू ट्यूब में कलेक्ट हुआ, ये एक यू ट्यूब था नीचे, इसमें केमिकल्स कलेक्ट हुए. इन केमिकल्स का जब केमिकल कंपोजिशन चेक किया गया तो इसमें हमें क्या मिला, इसमें हमें मिला ग्लाइसिन, एलिनीन एंड एस्पार्टिक एसिड. दीज आर द 3 एस्पार्टिक एसिड, 3 एमिनो एसिड. उसके अलावा कुछ फैटी एसिड्स भी थे, है ना, और कुछ नाइट्रोजन बेसिस थे. सो दीज आर द कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन दिस यू ट्यूब, विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द condensation. After the process of condensation. In this way, it proved that the organic substances, organic compounds are formed by the inorganic compounds, and in this way they proved the Oparin and Halden's theory. So this is about a brief discussion about the origin of life and the evolution. Next, I will discuss speciation. Next is speciation. What is speciation? Speciation is a process in which a new species is formed from the existing species. ठीक है, तो speciation क्या है? It is a process in which a new species is formed from existing species. ठीक है. Now, how these species are formed? How these new species are formed? There are various factors. ठीक है. There are various factors which are responsible for formation of new species from the existing species. So, let's see what are those factors which are responsible for formation of the new species. तो पहला factor है is the geographical isolation of population. The first factor is geographical isolation of population caused by various types of barriers like mountain ranges, rivers, seas, है ना. तो first is geographical isolation. It is population, and this geographical isolation जो है, how this geographical isolation is of the population is caused by due to different barriers. कैसे? Due to different barriers. What are those barriers? The barriers may be mountain ranges. मैं अभी आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे ये बैरियर काम करते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन का. माउंटेन्स हो गए, रिवर्स होते हैं, द सीज, दे ऑल्सो कॉज द वेरिएशन.
they also cause the barrier, they also form the barrier or responsible for the geographical isolation. Suppose हमने जब evolution start किया था तो मैंने उसमें एक illustration, एक एग्जाम आपको डिस्कस किया था, एक 3 सिचुएशन डिस्कस की थी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सपोज दिस इज अ बुश, और उस बुश में क्या था, बहुत सारे बीटल्स थे, ठीक है, लाइक दिस मेनी बीटल्स वाज देयर इन दैट बुश। अब अगर मान लो किसी माउंटेन रेंज पे बहुत सारे बुश, अब ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक नहीं बहुत सारे बुश डेवलप है, ग्रो कर गए, ठीक है। तो किसी माउंटेन रेंज पे बहुत सारे बुश डेवलप कर गए, तो वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ बीटल्स भी बहुत सारे बढ़ जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ बीटल्स भी बढ़ जाएंगे लाइक दिस। अब क्या हो रहा है, आप यहाँ देख रहे हो कि बीटल की पॉपुलेशन तो बढ़ गई, माउंटेन रेंज में क्या हुआ, बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन एक चीज और हो रहा है, क्योंकि बीटल्स दे आर नॉट एबल टू फ्लाई, दे आर नॉट एबल टू ट्रेवल अ डिस्टेंट प्लेस, दे आर नॉट एबल टू ट्रेवल फार अवे। तो क्या होगा, एक बुश पे जो बीटल है वो वहीं तक ट्रेवल कर सकती है, दूसरे बुश पे जो बीटल है वहीं तक ट्रेवल कर सकते हैं। पूरे बड़े माउंटेन रेंज पे एक बुश से दूसरे बुश पे बीटल ट्रेवल नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा कि अब ये जो पूरी बीटल की पॉपुलेशन है माउंटेन रेंज पे, ये अपनी एक सब पॉपुलेशन बनाएंगे। हर बुश के जो बीटल्स होंगे दे विल फॉर्म देयर ओन सब पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब पॉपुलेशन बना रहे हैं, बीटल की सब पॉपुलेशन यहाँ पे बन रही है। क्यों? क्योंकि बीटल्स दे आर नॉट एबल टू ट्रेवल फार अवे। सो अब क्या होगा, जब सब पॉपुलेशन बनेगी तो इसमें जो मेल और फीमेल होंगे दे विल मेट विद इन दिस सब पॉपुलेशन, इसके अंदर ही ये मेट करेंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई एडवेंचरस बीटल होगा, एक कोई एडवेंचरस बीटल यहां से वो फ्लाई करके यहां पहुंच गया दूसरे बुश पे, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो जब ये फ्लाई नहीं किया था, सब पॉपुलेशन बनी, तो इनका जो जीन ट्रांसफर हो रहा है वो जीन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जीन हर जगह जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक मतलब प्रिजर्व्ड है, एक जगह पे एक ही तरह की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, क्योंकि आपस में वो इंटरब्रीड कर रहे हैं। लेकिन अब एक सिचुएशन आती है कि ये जो बीटल है ये फ्लाई करके दूसरे बुश पे पहुंच गया, तो इससे क्या होगा, नाउ इसने यहाँ पे मेट किया, इसने यहाँ पे क्रॉस किया, और यहाँ पे जो अभी इससे क्या हो रहा है, ये जीन फ्लो हो रहा है, दिस इज नोन एज जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या होता है, ये यहाँ से जीन बीटल गया यहाँ पे इस बुश पे, और इस बुश पे जो बीटल की पॉपुलेशन थी, इस बुश पे जो बीटल्स की पॉपुलेशन है उनकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है, इस बुश पे जो बीटल्स की पॉपुलेशन है उनकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। अब लेकिन यहाँ की बीटल मेल बीटल ने, सपोज ये मेल बीटल है और ये फीमेल बीटल है, तो यहाँ इन्होंने क्रॉस किया और उन्होंने एक प्रोजेनी प्रोड्यूस की। तो ये जो क्या हो रहा है, प्रोजेनी जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें क्या होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इस सब पॉपुलेशन के भी आ जाएंगे, और इसी को क्या कहते हैं, जीन फ्लो। जीन फ्लो थ्रू द गैमीट सेल्स में तो जीन्स जेनेटिक के जीन्स के थ्रू तो हमारे ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं ना, जर्म सेल्स उन्हीं को बोलते हैं हम, तो दिस इज नोन एज द जीन फ्लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जीन फ्लो हो रहा है, एक सब पॉपुलेशन से जीन्स किस में जा रहे हैं, दूसरे सब पॉपुलेशन में, दोनों मिलकर एक नई प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया कैसे, लेकिन अब मोस्टली क्या होता है, अब सपोज मान लो कि दोनों पॉपुलेशन के बीच में एक बड़ी सी रिवर आ गई, कोई बड़ी रिवर आ गई, तो अब क्या हो रहा है, दिस इज रिवर। तो अब ये रिवर के चलते भी क्या होगा, ये जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, अब रिवर के चलते इसने दिस जियोग्राफिकल आइसोलेशन इट कॉजेज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन ड्यू टू दीज mountains, river and seal, it causes reproductive isolation. Reproductive isolation से क्या होता है, होने के चलते क्या होगा, there will be no gene flow, there will be no जीन फ्लो। और लेकिन जीन फ्लो तभी होगा जब कभी सडनली कोई एडवेंचरस बीटल एक पॉपुलेशन से दूसरे सब पॉपुलेशन में चला गया। तो दिस इज नॉट वेरी कॉमन जनरली ड्यू टू इन दिस केस ड्यू टू डिफरेंट हाई माउंटेन रेंज, रिवर्स एंड सील्स,
जेनेटिक फ्लो, जीन फ्लो इज नॉट पॉसिबल। तो एक तो रीजन ये हो गया कि डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म हो गई, यहाँ पे जो अब इस सब पॉपुलेशन की स्पीसीज है वो डिफरेंट है, यहाँ पे जो सब पॉपुलेशन की स्पीसीज है वो डिफरेंट है। दूसरा रीजन होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक तो फैक्टर मैंने बताया जियोग्राफिकल आइसोलेशन, सेकेंड इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके लिए आपको पुराने लेक्चर को ध्यान देना पड़ेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट caused by drastic changes in the frequency of particular genes, caused by drastic changes in the particular gene। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमने पहले एग्जांपल जब पढ़ा था उसमें देखा था कि एलिफेंट जो है, एलिफेंट ने स्टैंपिंग करी, ड्यू टू स्टैंपिंग एक पर्टिकुलर कलर के जो बीटल्स थे वो उनकी डेथ हो गए। सिर्फ ग्रीन बीटल्स बचे थे, एक का दुक्का रेड बीटल्स बचे थे, सिर्फ ब्लू बीटल्स बचे थे, एक का दुक्का रेड बीटल्स बचे हुए थे। तो लेकिन क्या हुआ, फिर बाद में ड्यू टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लू बीटल्स वहां पे एक नई स्पीसीज सर्वाइव कर गई, वो क्या थी, ब्लू बीटल्स की स्पीसीज। तो this is one more factor which is responsible for formation of the new species, and that is genetic drift caused by drastic changes in the frequency of particular genes by chance alone। ठीक है, by chance alone। Third factor is variation। वेरिएशन किसी भी कारण से होता है। वेरिएशन में अकर ड्यू टू चेंज, ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग। ठीक है, डीएनए कॉपिंग के दौरान जो वेरिएशन होता है, या फिर वेरिएशन कॉज ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन कॉज्ड ड्यू टू natural selection। Now a question arises कि will geographical isolation be a major factor in the speciation of a self-pollinating plant species? Why or why not? Will geographical isolation be a major factor in the speciation of a self-pollinating plant species or not? नहीं। Why not? Because self-pollinating plant, they do not need the other plants for their pollination। ठीक है, मान लो कि ये एक माउंटेन रेंज है और एक माउंटेन रेंज ये है। ठीक है, द क्वेश्चन इज दैट कि विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन द स्पीशिएशन ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज और नॉट। तो सपोज कि ये जो यहाँ पे दो माउंटेन रेंज हैं, इनके बीच में रिवर फ्लो हो रही है, एक ट्री यहाँ पे है, ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेटिंग ट्री है, और एक सेल्फ पॉलिनेटिंग ट्री यहाँ पे है। These are the two self-pollinating tree which are geographically isolated due to this river between these two mountain ranges, right? और you can say अगर हम एक माउंटेन रेंज पे भी अगर बहुत दूर भी होंगे तो भी ये जियोग्राफिकली आइसोलेटेड ही रहेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे इनको जरूरत है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा एक जियोग्राफिकल आइसोलेशन से इनके सेल्फ पॉलिनेशन की क्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस पे नहीं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दे डू नॉट रिक्वायर एनी अदर प्लांट, दे डू नॉट नीड टू लुक फॉर द अदर प्लांट्स। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, उसी फ्लावर, एक प्लांट के सेम फ्लावर के स्टेमन से पॉलन जो है ट्रांसफर होता है सेम फ्लावर के पिस्टिल पे, स्टिग्मा पे, या फिर एक ही सेम प्लांट के एक फ्लावर का जो स्टेमन से पॉलन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के पिस्टिल पे आता है। तो इसमें आपने देखा कि दूसरे प्लांट की तो में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो है विल नॉट कॉज एनी मेजर फैक्टर
in the speciation of a self-pollinating plant. There is one more question, कि will geographical isolation be a major factor in the speciation of an organism that reproduce asexually? अब asexually जो organism reproduce करते हैं बच्चों, आपको पता है there is only one parent involved, it is uniparental. asexual reproduction कैसा होता है? It is uniparental type reproduction, जिसमें दूसरे parent की तो involvement होती ही नहीं है. So it does not cause any effect. Geographical isolation does not have any effect on the reproduction process of that asexually reproducing organism, right?